सो वेलकम यू अगेन। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस आपका भी प्री और मेंस का जो बैच चल रहा है, उसी में जो मेंस के क्वेश्चन थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक्चुअल में इसके पहले मैंने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस किए भी हैं, बट मैं फिर से आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़ते रहते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये अपना सपोज हम देखिए अभी क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस। इसमें पता है कि यार एक तो इंग्लिश मीडियम के लिए रिसोर्स नहीं है, प्लस हिंदी में भी जो रिसोर्स है हिंदी मीडियम के लिए भी है वो प्रीलिम स्पेसिफिक है। आप परीक्षा वाणी पढ़ो, बीएस नेगी पढ़ो, कोई अरिहंत की बुक उठाओ, वो मेंस के लिए नहीं है। ठीक। अगर आप मेंस का करने जाते हो तो फिर प्री छूट जाता है। तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड स्पेशल पेपर हैं आपके, स्पेशल पेपर अगर आपको मेंस लिखना है तभी भी आप जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मान के चलना कि आपको फिर थोड़ी सी भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेंस भी हो जाएगा और प्रीलिम के लिए भी। प्रीलिम के लिए क्या, तो भाई मैं बोल रहा हूं उत्तराखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें सिर्फ उत्तराखंड वाली। ऐसा नहीं कि नेशनल वाला मैं आपको करंट अफेयर या ये सब करा रहा हूँ। नेशनल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। टाइम मिलेगा, जैसे अपना ये जुलाई 20 का मेरा टारगेट है, 20 तक ये पूरा हो जाना चाहिए। जैसे ही वो पूरा होगा फिर हम आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल इतना, क्योंकि उसको कमिट कर पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसको कमिट करने में प्रॉब्लम क्या है कि अभी देखिए यूपीएससी के मेंस चल रहे हैं, तो मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट मींस एक ठीक ठाक टाइम वहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है। जिस भी संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, और थोड़ा वो मस्ट ही है। आपको जब तक मेंस होंगे तब तक तो टाइम बहुत कम रहता है। इसीलिए मैं आपको कोशिश है मेरी कि उत्तराखंड स्पेशल पेपर दोनों करा दिए जाएं इसी बीच में, फिर हम और ज़्यादा एनर्जी से आपके जो प्रीलिम आएगा सिर्फ प्रीलिम पे लगेंगे। तो फिलहाल देखिए अपना ये चल रहा है। इसमें इकोनॉमी आपने अभी ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा कि इकोनॉमी के 6 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर एक नॉर्मल लेक्चर था, फिर ब्रीफ था, प्लानिंग थी, उसके बाद एग्रीकल्चर हमने देखा, इंडस्ट्री देखी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर का आएगा, कल इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसे ही फिर वेलफेयर स्कीम और बाकी जो चीज़ें हैं इकोनॉमी की वो हो जाएंगी। इकोनॉमी हम कर रहे हैं। ठीक। इकोनॉमी के ये PYQs हैं, जो मेंस के PYQs हैं, जो यूके पीसीएस ने पूछे हुए हैं। तो भाई बस यही करना है आपको ना, खुद से दिमाग लगा के अभी ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। सिंपली जो उसने पूछा हुआ है पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हम मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और क्या बार बार रिपीट करके यहाँ से पूछ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है ज़्यादातर। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार अगर इकोनॉमी से वो 10 क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, तो उसमें से 5-6 तो ऐसे रहेंगे जो हमें पहले से ही आते होंगे, थीमेटिक क्वेश्चन है, उन सबकी ये थीम है। एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे तो वो तो पॉलिसी वाइज है, और एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो आउट ऑफ द बॉक्स भी रहता है। तो उस जो मार्जिन है, वो जो एक क्वेश्चन का मार्जिन है, एक या दो क्वेश्चन हो, तो उनको लेके चलेंगे हम कि यार अगर कुछ नहीं भी आता हो तो उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। यही एक तरीका है। मैं आपसे बोलने लगूँ अभी कि भाई 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 मैं आपको अभी करा दूंगा, यहीं से जाके आपको लिखने हैं। तो मैं आपके साथ धोखा करूंगा और आप अपने साथ भी ये धोखा करोगे। बोलने में बड़ा फैंसी लगता है कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूं ये लगभग आ जाएगा, 100% आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं 100% आ भी जाए, फिर भी आप इस चीज पे बिलीव नहीं रखना। क्यों? आप पिंच ऑफ सॉल्ट लेके चलना कि अच्छा अगर 10 बता रहे हैं तो 8 ही आएंगे। और मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि इस बार का आप चाहे हमारा जो यूके पीसीएस लोअर का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, क्योंकि लोअर में भी फर्स्ट टाइम हम आए थे, तो उसमें भी आपके ऑलमोस्ट 90-95% क्वेश्चन रिपीट हुए। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलता हूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है आप उसके बेस पे चले जाओ। आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको पता है कि यार 10 क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमी के, 10 में से मैं आपसे बोल रहा हूं कि 6 क्वेश्चन आपको थीमेटिक पता होंगे, ये पता होंगे मेंस के, आप चाहे कहीं से पढ़िए। 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। ठीक। और बाकी के 2 क्वेश्चन जो हैं वो एवरेज होंगे, सुने हुए होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में आप बोल चुके होंगे। तो बस इनको तो आप मैनेज कर ही लेते हो, एवरेज क्वेश्चन को। ये जो 2 हैं मैं इसकी भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ये कैसे टैकल करने हैं।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस में सारी कराऊंगा, लेकिन जो रियलिटी है पहले उससे आपको अवगत करा देता हूं। ऐसा नहीं कि फिर बाद में आप बोलो कि बताया नहीं था। बताया क्या, कोई बताता भी नहीं है इस चीज को। टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं बताएगा यार, क्यों बताएगा कोई कि 10 में से 6 ही आएंगे। वो तो 10 में से 10 क्लेम करके ज़्यादा बच्चे जोड़ सकता है, तो वो ज़्यादा सही है। तो आप थोड़ा सा माइंडफुली इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम इकोनॉमी के जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये देखिए पहले 2024 से पहले क्या था, उत्तराखंड का जो पेपर था, स्पेशल पेपर 5th और 6th थे नहीं, तो अलग से कुछ पूछता नहीं था। तो इकोनॉमी में ही वो उत्तराखंड की इकोनॉमी भी पूछता था और नेशनल इकोनॉमी भी। तो ये जो मैंने रेड किया हुआ है, तो ये सब नेशनल इकोनॉमी के हैं। तो अब हम स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल में इसको करना तो बेकार है, क्योंकि ये आपका GS 3 में पूछा जाएगा, है ना। तो उसमें जब हम देखेंगे उसको तो तब देखना है, उत्तराखंड के क्वेश्चन है ही नहीं। क्रेडिट क्रिएशन, फॉरेक्स, ये ठीक है, ये नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे लिखे क्यों है, ताकि हम 2000 देखिए 12, 2016, 2021, 2024, 2025, ये सारे क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें रखे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमी से, ये क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ताकि आपको पता चले कि भाई ये नहीं करना है ना। फिर आपको पता भी होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो ये एग्रीकल्चर के हैं। तो उत्तराखंड की एग्रीकल्चर से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम देखते हैं। फिर फूड सिक्योरिटी से है, फूड प्रोसेसिंग से है, MSME से है, मीन्स इंडस्ट्री से है। इस तरीके से मैं टॉपिक वाइज आपको करा दूंगा, आपको इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। फिर भी देखिए इसमें थोड़ा सा किसी ने पूछा था कि डाउट है सर, तो इकोनॉमिक प्लानिंग और एक होता है इकोनॉमिक फीचर्स, ये फीचर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। एक तरफ तो है इकोनॉमिक प्लानिंग, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आपसे पूछता है फीचर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी, विशेषताएं, फीचर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी। इसमें डिफरेंस है क्या, पहले कुछ आप बताइए, कुछ डिफरेंस है क्या इन दोनों चीजों में। कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे अलग अलग, तो अलग पूछे गए, दैट मीन्स डिफरेंस तो है। फीचर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। कंटेंट देखिए सेम रहता है, लेकिन आपको यूज करना बस वही इसको चैलेंज बनाता है। देखिए प्लान आप कब करते हो किसी चीज को, प्लान हम देखिए फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, है ना। आज का क्या प्लान है, तो मीन्स आज जो अभी आने वाला है उसी प्लान की हम बात कर रहे हैं। जो है उसका क्या प्लान होगा, समझे आप बात को। फीचर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि भाई उत्तराखंड में एग्रीकल्चर का डोमिनेंस कम है, सर्विस सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसमें भी टूरिज्म का बोलबाला है, इंडस्ट्रियल बेस है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो ये विशेषता हमने देख ली। प्लानिंग का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करनी है, कि ये जो एग्रीकल्चर है इस एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें कैसे ग्रो करना है। जो सर्विस इकोनॉमी है इसमें हम क्या स्कीम ऐड करें कि और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो। ऐसे ही इंडस्ट्री, तो हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी और क्या मेजर्स लें जिससे ये और ज़्यादा बढ़ जाए। तो जो फीचर है उस फीचर का जो फ्यूचर है, समझे आप। फिर से आई रिपीट, जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी की या किसी भी इकोनॉमी की, उन फीचर्स का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करती है प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एक घर है, एक मकान है भाई, उस मकान में मैं आपसे बोलता हूँ ये कोई घर है, तो इसमें एक रूम है, एक रूम इधर है, इधर आपका जो भी है ये लिविंग मीन्स ओपन स्पेस बोल लीजिए इसको, यहाँ पे किचन है, ठीक। ये आपका कुछ इस यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह आपने लगाई हुई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस घर की विशेषता क्या है, विशेषता क्या है। तो आप क्या लिखोगे कि इस घर में 2 रूम है, ओपन स्पेस है जो कि ग्रीनरी है उसमें, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक लिविंग स्पेस भी है, ये सारी चीजें इसमें है। तो जो है आप सिर्फ वो बता रहे हो।
प्लानिंग क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्लानिंग कि इस घर की जो प्लानिंग है आप वो बताइए, तो आप क्या करोगे कि यार इस घर की जो इकोनॉमिक प्लानिंग अगर मुझे करनी है तो मैं देखूंगा कि इसमें एक रूम पे पेंट नहीं है, मुझे इस पे पेंट कराना है। ठीक ऐसे ही ये गार्डन है, इसमें ये वाले प्लांट्स रखने हैं, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जो एयर प्योरीफायर होते हैं, वो चीज़ें रखनी है। तो घर एक ही है, कमरे उतने ही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन आप प्लान कर रहे हो इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए। अभी भी आपकी समझ में बात नहीं आई, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप समझो, अभी आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक, यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपका GS1 सही है, GS2 भी आप सही कर लोगे। आपका जो करंट अफेयर है वो आपका प्रिपेयर नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। और जो उत्तराखंड के स्पेशल पेपर है 5th और 6th, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, या ये आपके कम प्रिपेयर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उत्तराखंड पीसीएस आपकी जो तैयारी है उसकी क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है? तो आप बोलोगे मेरा GS1 कंप्लीट है, GS2 अच्छा है, मुझे परीक्षावाड़ी में महारत हासिल है। ठीक, आप बोलोगे कि ठीक है, प्रीलिम में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, टेस्ट सीरीज में। करंट अफेयर क्या है, उसमें मैं थोड़ा सा लैग करता हूँ। GS पेपर्स 5th और 6th उसमें भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम आ भी रही है, लेकिन ये आप क्या कर रहे हो, इसकी विशेषता बता रहे हो कि भाई ये चीज़ है जो आपके पास है। मैं बोलता हूँ प्लानिंग, कि चलिए आपको प्लानिंग करनी है इसकी। तो आप प्लानिंग में क्या करोगे कि जो दुखती नब्ज है, जो ये कड़ी है, इसको बस प्लानिंग में आप शामिल कर लोगे कि GS1-2 मेरा सही है, तो उसको मैं ज़्यादा रिवाइज नहीं करूँगा। हाँ, पेपर 5th 6th अच्छे से पढ़ूंगा, करंट अफेयर मुझे बहुत वास्ट पढ़ना है। यही है मेरी प्लानिंग, आगे का प्लान इस पेपर को क्लियर करने का। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो प्लान क्या है, फ्यूचर है, और ये है आपके फीचर्स, ठीक है? चलिए, यहां तक बात समझ में आई। अब इकोनॉमिक प्लानिंग पे एक क्वेश्चन पूछा है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑल्दो करा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि आपको कैसे लिखना है। ये 2 पेज हैं आपके पास, ठीक। यहां आपको इकोनॉमिक प्लानिंग का इंट्रोडक्शन देना। इकोनॉमिक प्लानिंग का इंट्रोडक्शन कहाँ से, मैंने आपको PDF प्रोवाइड की है, उसमें जो इंट्रो दिया है उसको एज इट इज रट के लिख देना। क्या है प्लानिंग, कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज करना, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो पाए। सिंपल सी डेफिनेशन है। आप समझो ये उत्तराखंड है, इसमें कुछ रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्स का आप सही तरीके से दोहन करते हो, एक्सप्लॉयटेशन करते हो, और उससे आप क्या करते हो, जो इंसान है, ह्यूमन है, उनके विकास का आप काम करते हो। यही होता है एक प्लानिंग, ठीक। तो जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में या क्वालिटी ऑफ लाइफ में बढ़ोतरी लानी है, यही है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक। सिंपली आपने बोल दिया। अब उत्तराखंड में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं क्या, है ना, आपको पता होना चाहिए अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, उसी के बेस पे तो प्लानिंग करोगे। तो अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है, पहली चीज़ है कि भाई फॉरेस्ट, वन बहुत है, लगभग 70% वन है, ये संसाधन है ना आपके पास। और क्या है, आपके पास जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। दूसरा आपके पास देखिए एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी हॉर्टिकल्चर का बहुत पोटेंशियल है। तो ये आपके पास अवेलेबल रिसोर्स हुए, यहाँ की क्लाइमेट, जलवायु, जो पानी है, मीन्स आप बोलोगे वाटर रिसोर्स है, पानी तो है ना, इतनी सारी रिवर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो पावर जनरेशन का पोटेंशियल है, रिसोर्सेज है। तो ये इस तरह से आपके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इन सबका आपको यूज़ करना है। यूज़ जब आप करोगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाएगी, और जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर होती है। क्वालिटी में क्या आएगा भाई, हेल्थ अच्छी हो जाएगी सबकी, दूसरा एजुकेशन सबको अच्छी मिलेगी, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, गरीबी है,
वो कम हो जाएगी, ऐसे ही माइग्रेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको बस ये बात समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन आपने डिकोड कर लिया, तो ये मैं आपको इंट्रो एक्सप्लेन कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या लिखना है। सिंपली इसमें पूछा जाएगा तो रेडीमेड यार कुछ इसमें अब बार बार सोचोगे थोड़ी ना एग्जाम हॉल में, घर से ही तैयार करके जाओ। तो इकोनॉमी प्लानिंग में पहले आपको क्या प्लानिंग करनी है, ज्योग्राफिक प्लानिंग अगर आपको करनी है तो इसको डिवाइड कर लो, ज्योग्राफिक, यहाँ पे आप इकोनॉमिक, और इधर आप सोशल प्लानिंग, ठीक। तो ज्योग्राफी में क्या है, देखिए ज्योग्राफी में है क्या, ज्योग्राफी में आपके पास पहाड़ है ना, क्या है, माउंटेन है, पहाड़ है, ऐसे ही वन है, डिजास्टर भी आते हैं, ना, डिजास्टर आते हैं, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, डिजास्टर आते हैं, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, डिजास्टर आते हैं। और भाई जो क्षेत्रीय असंतुलन है, रीजनल इम्बैलेंस है, या रीजनल डिस्पैरिटी आप लिख सकते हो, वो चीज़ है। तो ये तो आपके ज्योग्राफी को। इकोनॉमिक में क्या आएगा, तीन चीज़ें रखनी है, एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री, तीसरा है आपका पैसे के बेस पे फिस्कल। ऐसे ही सामाजिक में क्या आएगा, हेल्थ आएगी, एजुकेशन आएगी, माइग्रेशन आ जाएगा इसमें, और क्या आएगा, पॉवर्टी आ जाएगा, गरीबी आ जाएगा, ठीक। तो ये सब आपने लिख लिए। अब आपको इसके जो बेसिक फीचर्स है, मैं नहीं बोल रहा कि आपको कुछ याद कराना है, मुझे कोई डेटा कुछ नहीं देना। देखिए मैं आपसे बताऊं, 8 से 10 पेज बस आपको रखने हैं रिजर्व, उसी में आपका सारा डेटा रहेगा, बार बार उसको चबाना। GS 1 हो 2 हो, सॉरी जो उत्तराखंड का स्पेशल पेपर 5th और 6th, उसमें आप बस वो 10 पेज के A4 शीट पिन लगा के रखना, सारा डेटा फैक्ट डायग्राम सब उस पर रखना, और वही चीज़ आपकी मल्टीपल टाइम अलग अलग जगह यूज़ होगी। मैं आपको बताऊं, देखिए जो पेपर 5th चेक करेगा वो पेपर 6th को चेक नहीं करेगा, इतना तो आप भी एग्री करते हो। अब पेपर 5th में आपके 20 क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन में आपने जो भी डेटा लिखा, लगभग वो डेटा आपने पेपर 6th में एज इट इज कॉपी भी मार दिया। तो जो एग्जामिनर है उसके लिए तो दोनों चीज़ें अलग ही है ना, उसको तो यूनिकनेस ही लगेगी उसमें, लेकिन आपको पता है कि बस पढ़ के ही इतना गए हैं। तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि डेटा ही डेटा रटना है, एग्जाम्पल बहुत मिनिमम। भाई हमें पता है कि पहाड़ कितना है, 86% है, तो बस इसी डेटा को यूज़ करो। कोई ऊपर से कुछ ऐसा नहीं है कि आकाश से कुछ नया डेटा लेके आओगे। फॉरेस्ट कितने हैं पता है कि भाई 70% के आसपास है, तो इसी को यूज़ करो, अप्रोक्स लिख देना बस। डिजास्टर आते हैं उत्तराखंड में, तो एक दो डिजास्टर याद रख लो कि केदारनाथ में 2013 में आया था, आपका चमोली में आया था 2021 में, अभी धराली में आया है लेटेस्ट 2025 में। 3 आपने डिजास्टर याद कर लिए, एग्जाम्पल में इनको कोट कर देना। रीजनल इम्बैलेंस है, तो हाँ भाई जो हिल एरिया है वो अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है, ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ है, इस प्लेन रीजन में, हिल अभी भी थोड़ा सा अंडर डेवलप है, ठीक। तो रीजनल डिस्पैरिटी आपने लिख दी। अब एग्रीकल्चर पे कोई डेटा चाहिए क्या आपको, एग्रीकल्चर आपको मैंने कराया है, क्या लिखना है इसमें बताइए कि भाई 0.80 हेक्टेयर पर कैपिटा लैंड होल्डिंग है, मीन्स जो लैंड है वो फ्रेगमेंटेड है, बहुत कम है, ज़्यादातर किसान स्मॉल और मार्जिनल है, लघु और सीमांत है। लगभग 90% फार्मर या मोर देन 90% लघु और सीमांत है, बस इसी को आप कोट कर दो। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियल जो बेस है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है इन प्लेन, और जो हिली रीजन है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कम है, तो बस उसी तरीके से आप एक डायग्राम ड्रॉ कर दो। फिजिकल, भाई उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के बाद 70% पे तो वन है, अब वन इतना ज़्यादा है तो आप वन की कटाई तो कर नहीं सकते हो, करोगे तो फिर उसमें अलग अलग रेस्ट्रिक्शन भी हैं, तो 30% एरिया पे आप कितना कुछ कर पाओगे, तो इतने ज़्यादा पैसे, इतना रिसोर्सेज है नहीं उत्तराखंड के पास, ज़्यादा इंसेंटिव पैकेज इन सब पे डिपेंडेंसी है उत्तराखंड की, तो लिमिटेड हमारा बजट है।
ऐसे ही हेल्थ, हेल्थ की क्या प्रॉब्लम है, तो हेल्थ की कोई भी एक प्रॉब्लम आप लिख सकते हो कि ये भी भाई प्लेन वाले रीजन में ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है। एजुकेशन भी क्या है, इसमें भी लगभग सेम लग जाएगा। माइग्रेशन में घोस्ट विलेज बन गए हैं, 1000 से ज़्यादा घोस्ट विलेज हो गए हैं। गरीबी, कितने परसेंट गरीबी है, X% है, आपने लिख दिया। अब आपको अगर उत्तराखंड की प्लानिंग करनी है, पूछ भी लेता है, कुछ भी पूछ ले कि उत्तराखंड की प्लानिंग आपको करनी है, तो आप ज्योग्राफी वाइज लिखोगे तो क्या पूछेगा कि उत्तराखंड की प्लानिंग में मेजर चैलेंजेस क्या है। तो पहला ज्योग्राफी, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा सोशल। तो ज्योग्राफिक चैलेंज कौन सा है कि पहाड़ है इतने %, उसकी वजह से यहाँ पे विकास उतना पॉसिबल नहीं है। फिर वन है, फिर डिजास्टर आते रहते हैं, फिर रीजनल इम्बैलेंस है। 4 ज्योग्राफी के लिख दिए। इकोनॉमी से पूछा, अगर स्पेसिफिक भी पूछ लिया तो एग्रीकल्चर का लिख लिया 1-2 पॉइंट, इंडस्ट्री, फिजिकल। ऐसे ही सोशल में पूछा तो हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी, ये सारे चैलेंजेस हैं। आपसे पूछता है कि आप उत्तराखंड के विकास के लिए या इकोनॉमिक प्लानिंग में आप कैसे योगदान प्ले करोगे या क्या इनिशिएटिव लोगे। तो आपको जब इनिशिएटिव सोचने हैं तो देखिए ये क्वेश्चन होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं कि वो उसमें आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं। अब ये आपको कोई पढ़ा के नहीं भेज रहा है यहाँ से, किसी ने आपको ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कराया होगा, ना ही कोई कराएगा, भाई क्यों ही कराएगा, ऐसे तो 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे हाइपोथेटिकल। तो अगर आपसे पूछ लेता है एग्जाम हॉल में, जब भाई पहली बार आप पेपर देखते हो तो जो पूछता है आप ही को उस पर रिस्पॉन्स करना है। वो पूछेगा कि आप इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ उत्तराखंड में किस तरह से कंट्रीब्यूट करोगे या फिर आपकी टॉप 5 प्रायोरिटी क्या रहेंगी, इलेबोरेट कीजिए विद एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई वहाँ पे आपके दिमाग में होंगे पॉइंट बहुत सारे, लेकिन कहाँ से पहला पॉइंट क्या आएगा, दूसरा, तीसरा, तभी मैं बोल रहा हूँ इसको फ्रेमवर्क को आपने रखा दिमाग में। तो ज्योग्राफी कि पहले भाई उत्तराखंड में माउंटेनियस रीजन है, 86% पहाड़ है, 14% प्लेन है। तो माउंटेन की जो इकोलॉजी है, जो वहाँ का टेरेन है, ज्योग्राफिक एरिया है, मुझे उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग जहाँ रहते हैं मुझे उनके हित को सिद्ध करना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से लिखा। फिर वन कि 70% वन है, उसमें भी ज़्यादा नेशनल पार्क है, कुछ सेंचुरी है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ज़्यादा विकास हो नहीं सकता, लेकिन हमें सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 70% यहाँ पे वन है। तीसरा, वहाँ पे आपदा आती है, आपदा के आपने एग्जाम्पल लिखे, तो हमें डिजास्टर रेजिलियंस पे काम करना पड़ेगा, है ना। अब इसको चाहे तो आप छोड़ देना, अब इधर आ जाओ। एग्रीकल्चर, ज़्यादातर फार्मर ये हैं तो मुझे FPO बनानी पड़ेंगी, क्लस्टर डेवलपमेंट या हॉर्टिकल्चर, इन सब पे काम करना पड़ेगा। उद्योगों को पहाड़ तक पहुंचाना पड़ेगा, जो पहाड़ पे MSME, छोटे कुटीर उद्योग हैं वो लगाने पड़ेंगे। लिख लिया आपने। सामाजिक में कि हेल्थ इंफ्रा, सोशल इंफ्रा मीन्स एजुकेशन, ये सारा इंफ्रा हमें वहाँ होना, वहाँ पे मीन्स पहाड़ पे रखना पड़ेगा। और जो माइग्रेशन है वो रिवर्स माइग्रेशन पे हमें जोर देना पड़ेगा। तो एक्चुअल एग्जाम में आप खुद सोच के इन सेम पॉइंट से एक अच्छा आंसर लिख के आ जाओगे। ये है प्लानिंग, ठीक। ये प्लानिंग इस क्वेश्चन को डील करने की भी है, आपसे जब मेंस में पूछा जाए उसकी भी है, और इन जनरल आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो ऐसे ही आंसर निकलना है। बाकी आप कहाँ से सोचोगे। आप बोलोगे कि अगर आपसे पूछ लेता है कि उत्तराखंड की सरकार ने नीतिगत निर्णय कौन से लिए हैं उत्तराखंड के आर्थिक नियोजन के लिए, या आर्थिक नियोजन में जो भी पूछ ले, तो भाई पॉइंट सेम है, बस स्कीम लिख दो कि माउंटेन के विकास के लिए कौन सी है, फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए कौन सी है, डिजास्टर रेजिलियंस के लिए कौन सी है, एग्री के लिए, इंडस्ट्री, स्कीम लिख दी। अब पूछ ले आपसे जो भी पूछना है, इंट्रो आपको पता है, पॉइंट आपको पता है, 1 लाइन में 2 लाइन में कंक्लूजन लिख देना, इसी में से कुछ निचोड़ के, ठीक। तो बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, इसी को बार बार चबाना है। डेटा नॉर्मल सा है, अलग अलग जगह यूज़ करो। अब सपोज ये पेपर 5th में आपसे पूछ लेता है कि पेपर 6th है, ये तो पेपर 5th में पूछता है आपसे, उसमें पॉलिटी है, उसमें आपसे पूछता है कि डिसेंट्रलाइजेशन पे पूछता है, और या फिर आपका रोल कहीं ना कहीं वो फिक्स कर रहा है कि एज ए ब्यूरोक्रेट आप उत्तराखंड के विकास के लिए क्या कार्य करोगे या क्या आपका रोल रहेगा। तो रोल यही रहेगा, जो पॉइंट है बस वही रोल है, यही सब काम करना है। भाई जो प्लानिंग है उसी के हिसाब से तो चलना है, बस यही काम करना है और क्या करना है, ठीक है। हो जाएगा आंसर, आराम से लिख लो। 3 ही पॉइंट है, उसके अलग अलग, ये सब कोई हाई फाई पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है।
वैल्यूएबल है, और यही आप लिख के आओगे, इन्हीं पे नंबर मिलेंगे। ठीक, नीति आयोग करा दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारा करा दिया आपको। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग और बच रहा है अपना, सॉरी प्लानिंग हो गया। फीचर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी अगर पूछ लेता है, फीचर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी, अब विशेषताएं बतानी है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की। क्या विशेषताएं आप बताओगे? गर्मी बहुत है यार आज, है ना? तो आप जब भी अर्थव्यवस्था आपको दिख जाए, क्या काम करना है? सिंपली प्राइमरी सेक्टर से स्टार्ट कर दो। पहला पॉइंट आपका क्या आएगा? पहला पॉइंट एज यूजुअल कि देखिए उत्तराखंड में रिसोर्स, दूसरा एग्रीकल्चर, जो हिंदी है में है भाई मैं आपके लिए भी लिख देता हूँ, फिर आप ऑफेंड हो जाओगे, कृषि। ऐसे ही जो हिंदी में मुझसे मीन्स आराम से लिखा जा सकता है। औद्योगिक थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, फिर भी चलिए कोशिश करता हूँ। औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है, औद्योगिक, जो भी है। अब एक्चुअल एग्जाम में जैसे यूपीएससी में ट्रांसलेशन आती है, अब हिंदी के पेपर में ना, या वैसे भी हिंदी का पेपर तो देना ही होता है आपको। मुझे लग रहा है कि यार कोई शब्द में जो लिख रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि औद्योगिक में मात्रा इधर लगेगी या इधर लगेगी, तो उसमें क्या करना है, जब अगर आप गलत लिखोगे तो पकड़े तो जानी ही हो, तो उससे बढ़िया उसको भ्रम में डाल दो, औद्योगिक, इस तरीके से। अब समझ में आए नहीं आए ठीक है, इस तरीके से मीन्स मैंने इस तरीके से क्या हुआ था, किसका मैसेज, ठीक, मैं तो ऐसे ही करता था, हिंदी में ठीक ठाक नंबर आते थे। अब पता नहीं इसमें यूकेपीसीएस में आप हिंदी के पेपर में ऐसा मत करना, अगर आता है तो भाई लिख लो सही से, ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में जो लोग मेंस लिखते हैं तो इसी तरीके से लास्ट के मीन्स जब 15-20 मिनट रह जाते हैं, आपको पता है कि यार 15 मिनट है, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, ऐसा होगा आपको। आप कितनी प्रैक्टिस करके जाओ, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो 3 रह जाएंगे, कम प्रैक्टिस है तो 4-5 भी रह सकते हैं। तो लास्ट के 15 मिनट में आपको वो लिखने हैं, और आप लिख के आओगे, आप देखना आराम से लिख लोगे। फिर ऐसे ही चलता है, बस आपको भी नहीं पता कि क्या लिख रहे हो। तो औद्योगिक, इंडस्ट्री सही से लिखते हैं, अब तो आता है हमें लिखना, इंडस्ट्री, ठीक। थर्ड, फोर्थ सर्विस सेक्टर आएगा, सर्विस सेक्टर। और क्या है आपका? पांचवा माउंटेन है, एम। फिर माइग्रेशन है, अभी हिंदी में भी मैं आपसे बताऊंगा, एम। माउंटेन, माइग्रेशन। आठवां पॉइंट है हाई पर कैपिटा इनकम है, हाई पर कैपिटा इनकम। और डिजास्टर, वल्नरेबिलिटी। कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं, और भी आप लिख सकते हो, बस इतना काफ़ी है। अभी 8-10 पॉइंट हो जाएंगे, 10 पॉइंट बहुत है। फीचर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी, तो आपको लिखना है कि रिसोर्स में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। विशेषता बतानी है ना कि भाई क्या है। मैंने जो आपसे बताया था कि घर है, तो उस घर में क्या है, तो इस घर में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं। फॉर एग्जांपल आप पानी ले लीजिए, भाई कितनी सारी रिवर है, रिवर सिस्टम है। ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एनर्जी जनरेशन होता है इसमें, टिहरी, तो एनर्जी के लिए भी पोटेंशियल है। ऐसे ही फॉरेस्ट है, तो जो वन उपज है या फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, उसका पोटेंशियल है। तो आपने ये लिख दिए 3-4 पॉइंट। ऐसे ही अब कृषि में आपको क्या लिखना है, तो कृषि कैसी है, पहले तो आपको ये बताना है कि भाई कृषि है कैसी। तो कृषि का सेक्टर में आपको पता है, ये एक चार्ट है, इसमें हार्डली 10% कंट्रीब्यूट करती है कृषि। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखना है, लेस कंट्रीब्यूशन बट
more डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल के लिए कि सिर्फ 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और 70% जो पॉपुलेशन है, जो रूरल पॉपुलेशन है, वो इस पर डिपेंड रहती है। बात सही लग रही है सुनने में? इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में आप क्या लिखोगे? तो डोमिनेंस लिखना है कि डोमिनेंस या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन प्लेन रीजन, ठीक, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सर्विस सेक्टर में आपको क्या लिखना है? सर्विस में आपको लिखना है कि सर्विस सेक्टर डोमिनेंस, भाई डोमिनेट करता है, 55% के आसपास, 52% के आसपास ही कंट्रीब्यूट करता है उत्तराखंड की इकोनॉमी में, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन है इसका। तो आपने ये लिखा। अच्छा, कृषि में और आप एक चीज़ और ऐड कर सकते थे कि हॉर्टिकल्चर भी होता है, तो हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे प्रेजेंस है, तो आपने ये पॉइंट लिखा। अब 5वें नंबर पे आपको क्या लिखना है कि देखिए माउंटेन है, तो आपने लिखा कि माउंटेन इकोनॉमी है, पहाड़ आधारित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि 86% पहाड़ है। माइग्रेशन है, तो आउट माइग्रेशन है, आउट माइग्रेशन अभी करंट में बताऊंगा जो माइग्रेशन पे डेटा है, ठीक है। माइग्रेशन है, इसी वजह से घोस्ट विलेज बन रहे हैं, 1000 से ज़्यादा बन चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए पौड़ी और अल्मोड़ा से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। हाई पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मैंने आपसे बताई थी, लगभग 3.25 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है। हाई पर कैपिटा इनकम है, पर बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी है, तो डिजास्टर के तो आप एग्जाम्पल लिख दो, केदारनाथ, चमोली और धराली। तो देखिए 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पॉइंट फीचर आपको याद रखने हैं, तो बस ये 10 फीचर है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। अब जो थोड़ा हिंदी मीडियम से है, आपको लगेगा कि यार आपने तो सर ये सब इंग्लिश का बता दिया, हिंदी में कैसे करना है। तो चलिए पहले इंग्लिश वालों का एक बार मैं और शॉर्ट कर देता हूँ इसको, कि जब फीचर का याद रखना है आपको, तो आपको रखना है स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, स्मार्ट। और स्मार्ट आदमी या जो भी है, स्मार्ट लोग, आप ऐसे सोच लो स्मार्ट लोग हैं, वो थोड़े से ऐसा नहीं कि ज़्यादा लाइमलाइट में आएंगे। जो स्मार्ट है वो लोग क्या करते हैं, भाई मुझे साइड से अपना काम करते रहना है, शांति से काम करना है, एक बार लाइमलाइट में आया तो एक बार के लिए आऊँगा, फिर उसके बाद नीचे चला जाऊँ। तो वो थोड़े छिपके रहते हैं, थोड़े से हाइड रहते हैं, ठीक। तो अगर आप इस तरीके से याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लेना। नहीं हो रहा है तो फिर भाई यही है एक तरीका, क्या है, एम से माउंटेनियस, ए से एग्रीकल्चर का पॉइंट आ जाएगा, आर से रिसोर्स, टी से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, सर्विस ओरिएंटेड है, एच से हॉर्टिकल्चर, फिर इस डी से डिजास्टर, इस ई से एनवायरमेंटल इशू है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का इशू है। आई से इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो हाइड आपने देख लिया। अब ये एस से क्या करना है, तो एस का इसमें है सर्विस सेक्टर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो, 10। चाहे आपसे 10 नंबर पे पूछे, 8 में पूछे, कितने में भी पूछ ले, आपको पता है कि भाई एग्जाम वाले दिन अगर मुझे कुछ याद नहीं आया, तो स्मार्ट लोग जिनको पैसा कमाना है इकोनॉमी में, फीचर्स में, तो वो थोड़ा सा हाइड होके ही रहते हैं। तो स्मार्ट हाइड, इस तरीके से आपने पूरा ये आंसर फ्रेम कर सकते हो। नहीं तो ये भी इजी तरीका है कि रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिस्ट, फिर माइग्रेशन, MMDH, इस तरीके से याद रख लेना, माइग्रेशन और माउंटेन, हाई पर कैपिटा इनकम, डिजास्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाले, अब ऐसे मैं बता देता हूँ, तो हिंदी को थोड़ा सा इशू आता है कि यार आपने बता तो दिया, तो इंग्लिश में तो बढ़िया है, हिंदी में क्या होगा। तो हिंदी में मैं आपके लिए, देखिए आपको याद रखना है, पापा ने बोर रुकवाई है ना, चलता है ना मीम से, तो पा 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 ऐसे ही याद रख लो, पा पा 4-5 बार, जितना भी आपको लिखना है 5 बार लिख लो इसको। तो देखिए पैसे पलायन होता है उत्तराखंड में, पैसे पर्वतीय, ठीक,
पर्वतीय मीन्स 86% और 14%। फिर 1 पैसे पर्यावरण, पर्यावरण लिख लोगे। फिर 1 पैसे पलायन हुआ, पर्यावरण हुआ और पर्वतीय हुआ। पैसा, पैसा भी तो आएगा ना, पर कैपिटा इनकम आप बोल सकते हो, पर कैपिटा इनकम। फिर इस पैसे, तो इस पैसे आप आपदा, आपदा लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो ना। ये तो फिर मारपीट के बनाने वाली बात होगी। 1 2 3 4 5, तो आप 5 पॉइंट ऐसे याद रख लो। ठीक, 5 आपने ऐसे याद किए। फिर आपको कृषि तो याद रहेगा ही, इंडस्ट्री याद रहेगा, सर्विस याद रहेगा और रिसोर्स याद रहेगा। ये तो एक सीक्वेंस में याद रख सकते हो भाई, कृषि है, उद्योग है, सर्विस है, इसी सीरीज में मैंने आपसे कराया है, और रिसोर्स। 4 ये याद रख लो, 5 ये हो गए। 9 एग्जाम्पल सेम है, लिखो, आराम से प्रैक्टिस करो। आप सब लोग देखिए जो आंसर राइटिंग बैच में इसमें जुड़े हुए हैं, मीन्स यूकेपीसीएस स्पेशल में आपने जो आंसर राइटिंग विद आंसर राइटिंग वाला लिया है, तो आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करके मुझे शेयर करना, मैं आपको उसको इवेलुएट करके विद इन 2 डेज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो भी इस पर फीडबैक देना है, जितना नंबर देना है, मैं बताता हूँ आपसे 10-10 नंबर के हैं, तो आप उस हिसाब से 2 पेज में आपको लिखना है। ठीक, हिंदी इंग्लिश नहीं फंसोगे, है ना? याद हो गया? अब आगे बढ़े। याद रखने में यार देखो, जो डेटा मैंने पहले यूज़ किया या जो अभी तक आपको पढ़ाया है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, अब सर्विस आएगा, तो वो यही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, बस ये काम की चीज़ है। इसी चीज़ को आपको बार बार मैं इतनी बार याद करा दूंगा, आप नहीं भूलोगे, है ना? अब PYQs देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप अब डील कर लोगे। ठीक, यहाँ तक बात बन चुकी है। 2 क्वेश्चन आपके बचते हैं। 2 क्वेश्चन किसके हैं? दोनों HDI के हैं। HDI तो इसमें पहले में पूछा है रेफरेंस इंडिया के कंटेक्स्ट में, और ये 2024 में आपसे पूछा था 2018 की रिपोर्ट कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है HDI की। तो HDI के जो पैरामीटर है वो थोड़े से, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, और अब से आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको हम नहीं होने देंगे। HDI क्या है देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन रिलीज करता है इसको? UNDP, इतना सबको पता है। लेटेस्ट रैंकिंग क्या है? तो देखिए, ये नंबर देता है सबको, उस नंबर के बेस पे भाई जो 1 नंबर के जितने पास होता है, मीन्स 0 से लेके 1 तक ही नंबर देंगे आपको, तो पॉइंट में ही नंबर मिलेंगे, पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। तो जो इस 1 के आसपास रहेगा वो बढ़िया है, जो 0 के पास रहेगा वो बेकार है। ठीक है, यही बात है। तो आपको नंबर दिए जाते हैं। नंबर किस बेस पे दिए जाते हैं अभी देखते हैं। तो देखिए, इसमें 3 ही बेस हैं, बस ध्यान रखना। एक है हेल्थ, H से तो हेल्थ हो गया। इस I से क्या है? I से है ग्रोस नेशनल इनकम। ठीक, या फिर इसको हम पर कैपिटा इनकम इन PPP US डॉलर के कंटेक्स्ट में भी देखते हैं। इसको ऐसे ही याद रखना, वो कंफ्यूज करेगा फिर आपसे, रुपये में PPP हटा देगा कहीं पे, ये बस ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम PPP मॉडल और डॉलर में। तो दूसरा, तो ये तो 2 पैरामीटर याद ही हो गए आपको। अब क्या इशू बचा आपके लिए? 1 पैरामीटर याद रखना है। अब जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ पे शिक्षा भी है, तो इस D से आप शिक्षा याद रख लो, एजुकेशन। अगर आपको सीक्वेंस नहीं बन रहा हो तो देखिए, एड्यूकेशन, तो इसमें जो D तो आ रहा है ED, D एजुकेशन। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लिया। 3 ही इसके पैरामीटर हैं। अब इनको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में बांट देते हैं कि देखिए, हेल्थ में आपसे देखते हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा की एक आदमी अपने मीन्स जब से जन्म लेगा वो कितने साल तक जी रहा है। एजुकेशन में 2 पैरामीटर है, क्या है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि एक बच्चा हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी देश में स्कूल में जाता है, कि क्या भाई 10वीं करके ही रुक जाता है, क्या 12वीं भी करता है, ग्रेजुएशन करता है, PG करता है, PhD करता है।
तो आप जब उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलाते हो तब से लेके कोई 12वीं पढ़ के हट जा रहा है, कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, तो एक्सपेक्टेड पूरे देश के बच्चे लगभग कितने साल पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ईयर में ही काउंट करोगे, डिग्री में तो काउंट करोगे नहीं कि पीजी किया है या ग्रेजुएट है या डिप्लोमा है, तो कितने साल पढ़ते हैं, ठीक, एक्सपेक्टेड कि इतना एक्सपेक्ट होता है। और दूसरा है मीन, कि एवरेज इतने दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक, मीन ईयर, इसको मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। नहीं फंसोगे अब इसमें। HDI UNDP रिलीज करता है 1990s से। महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट के, उनकी ये सब दिमाग की उपज थी। HDI हेल्थ, एजुकेशन और इनकम की बात होती है। इनकम आपने देख लिया, इसके जो अलग अलग पैरामीटर हैं आपने देख लिए। अब इसके बेस पे ये कंट्री को नंबर देते हैं 0 से लेके 1 के बीच में। तो देखिए हमारे पास जो लेटेस्ट है 2025 की, तो उसमें क्या है, उस रिपोर्ट में है क्या, 2025 की रिपोर्ट है 2025 की। इसमें क्या बोला गया है, तो इसको बॉक्स बना के लिख लेना, ये आपके काम आएगा। तो नंबर 1 पे किसको रखा गया है, आइसलैंड को। आइसलैंड नॉर्डिक कंट्री है, 0.92 समथिंग इसकी रैंकिंग है। ऐसे ही सेकंड पे कोई और है, थर्ड पे कोई और है, सबसे लास्ट में कौन है, टोटल 193 कंट्रीज है, लास्ट में है सूडान, साउथ सूडान, ठीक। तो पहला और लास्ट दोनों याद हो गए आपको। बीच में कौन है, मींस इंडिया कहाँ पे है, इंडिया 130 रैंकिंग है इंडिया की। अब बाकी की क्या आपको रैंकिंग याद रखनी है, तो मेरे भाई नहीं याद रखनी। चाइना 88 पे है चाइना, तो मीन्स चाइना हमसे ऊपर है। ऐसे ही भूटान भी हमसे ऊपर है। इंडिया के साथ कौन है, तो इंडिया के साथ एक देश और है, वो है बांग्लादेश। अब यार ये देखो, हमारा जो भी मुकाबला है बांग्लादेश कर पाएगा, वहाँ कूप हो रखे हैं यार। ये रिपोर्ट अभी इस पे आएंगे क्रिटिसिज्म पे कि कितनी बेकार ये रिपोर्ट है, फिर भी जब पूछते हैं इसको तो हमें तैयार करनी है। तो ये स्थिति है, इंडिया 130 पे है, पहले 133 पे था, 3 अंकों की सुधार के साथ यहाँ पहुँचा है, ठीक। अब इनका एवरेज आप सबका एक बार डेटा याद रख लो कि देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी है, एक आदमी एवरेज कितने साल जीता है, तो 72 ईयर। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, भाई कितने साल स्कूल जाता है ऐसा एक्सपेक्टेशन है हमारी, तो 13 साल। लेकिन जा कितने साल रहा है, तो लगभग 6.5 साल, 6.8, ठीक, इतने साल जा रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी है, तो पर कैपिटा इनकम 9027 USD, ठीक, इतनी हमारी ये इनकम GNI हो गया। सारी चीज़ें क्लियर अलग अलग आपके दिमाग में पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई HDI मैं आपको एक लाइन से फिर रटवाना स्टार्ट कर दिया कि HDI तब से स्टार्ट हुआ, इसको UNDP रिलीज करता है, इसमें ये हेल्थ है, एजुकेशन, ऐसे नहीं याद रखना। HDI फिर UNDP रिलीज करता है, 3 है, तीनों को आपने तोड़ लिया, उनके जो अलग अलग जो पैरामीटर हैं वहाँ पे देखा, उन सब पे आपने जो भी डेटा लिखना है, याद करना है, वो डेटा याद हो गया। तो फिर अब क्या बचा, 1 मिनट में इसका पर कैपिटा इनकम चेक कर लेता हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं है। तो यार ये ना कहाँ है, 9046 है, इसको करेक्ट कर लेना, 9046, ठीक है। अच्छा एक करेक्शन हो रहा है इसमें, चाइना और भूटान, ये भूटान और चाइना हमसे आगे तो हैं, इसमें श्रीलंका भी हमसे ऊपर है, ठीक। चाइना का 78 है, और इन सब का मीन्स अब आप चाइना की कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, ये याद नहीं रखना। बस क्या नाम याद रखना है कि सबसे ऊपर आइसलैंड, सबसे नीचे सूडान, बीच में इंडिया, हमसे नीचे पाकिस्तान है, हमसे ऊपर कौन है, श्रीलंका है, आपका भूटान है, चाइना है, और हमारे इक्विवेलेंट कौन है, बांग्लादेश है। इतना आपने याद किया, प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल है एक्सपेक्टेड, और जो मीन एज है वो इतनी है स्कूलिंग की,
और जो GNI है वो इतना है, ठीक है, इतना आपने याद किया, बस हो गया काम। अब पूछ ले उसको जो पूछना है, लेकिन मुझे आपको इसके जो लूप होल्स हैं वो लिखवाने हैं, क्योंकि मुझे रिपोर्ट पहले से ही पसंद नहीं है, 1 नंबर की घटिया और फर्जी रिपोर्ट बना के देते हैं, ठीक। और फिर इसी की यहाँ पे भी बोलते रहते हैं कि भाई HDI में हमारी रैंकिंग पहले 130 थी 1990s के टाइम पे, आज भी 130 है, 133 है। तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत की है, लेकिन इन सब में हम पीछे रह गए। आप इसके पैरामीटर को देखो सबसे पहले, ठीक है। देखिए इसमें जो हेल्थ वाला है ना, पहले हम हेल्थ को ही देखते हैं। हेल्थ ये बता रहा है कि भाई आप 72 साल जी रहे हो, ठीक, 72 ईयर जी रहे हो। अब मैं जब अगर सपोज 72 ईयर जी भी लेता हूँ, ठीक है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि भाई इतना जी भी पाएंगे, आज के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी चलिए। अब मुझे पता है कि यार साल में मुझे 2-3 बार तो फीवर आता है, ठीक है, 1-2 साल मेरी पहले थोड़ी तबीयत खराब रही, ठीक, ऐसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है सबकी। मतलब ऐसे होता है कि भाई आपको कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो आपके सपोज 5-6 साल तो उसी में चले गए, ठीक। ऐसे ही अब कोई भाई किसी ने प्यार में धोखा खाया है तो उसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार में धोखा वाले को, ये भाई किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रिपीटेड काफ़ी टाइम हो गया, वो भी डिप्रेशन में है, ट्रॉमा में है। किसी की शादी हुई, उसके बाद प्रॉब्लम आई, तो वो मीन्स चाहते हैं कि भाई इसके साथ नहीं रहे, लेकिन मजबूरी है, सोशल प्रेशर है, वो रह रहे हैं, वो भी एक डिप्रेशन है। तो जो मेंटल हेल्थ है उसको ही काउंट करते नहीं, उससे आदमी की लाइफ और 5-6 साल 10 साल कम हो जाती है। तो जो एडजस्टेड लाइफ है आपकी, जिसको हम बोलते हैं क्या, डेली आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, डेली, इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि आप 72 साल तो चलिए जी रहे हो, उसमें से आपके 10 साल तो ऐसे हैं जो आप बिस्तर पे रहे, बेड रेस्ट पे रहे, मेंटली इधर उधर थोड़ा रहा, तो आप एवरेज 62 साल ही जिए, ठीक। तो क्या ये पैरामीटर सही तरीके से आपकी हेल्थ को नाप सकता है? फिजिकल हेल्थ को तो फिर भी, लेकिन मेंटल हेल्थ को तो बिल्कुल भी नहीं, और फिजिकल को भी पूरा नहीं। भाई कोई प्रॉब्लम है, किसी के चोट लगी, वो 10 साल तक बेड रेस्ट पे है, तो 10 साल तो उसकी लाइफ के चले गए ना। आपको लग रहा है कि 72 साल वो जिया है, लेकिन वो जी कैसे रहा है? 50 के बाद आदमी बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, ना दांत काम के रहेंगे, ना कुछ अच्छा खा सकते हैं, ना रह सकते, बस टाइम काटना है। तो वो ऊपर के 20 साल तो आप क्यों ही जोड़ रहे हो, है ना। हेल्थ का आपको पता चला। अब स्कूलिंग का देखते हैं, एजुकेशन का देखते हैं। एजुकेशन की स्थिति आपको पता है, भाई कोई स्कूल जा रहा है तो इसका मतलब क्या वो शिक्षित हो गया, है ना। वो मीन ईयर भी जा रहा है तो क्या वो शिक्षित है? शिक्षित का मतलब है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए, वो चीज़ आपके पास है नहीं। तो फिर इसको सिर्फ नंबर को आप कैसे मेजर करके बता सकते हो कि किसी देश की HDI बहुत अच्छी है, किसी की नहीं है? भाई हमारे इंडिया में जो नागा साधु हैं, कुछ बाबा लोग हैं, वो चलिए वो तो नहीं जाते पढ़ने, लेकिन ज्ञान तो उनको है, उनको तो ब्रह्म ज्ञान है, जो हमें आपको ये छोटी मोटी ज्ञान है उनसे भी ज़्यादा है। जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, ये सब लोग ज्ञान को बहुत हाई लेवल पे जानते हैं, और ये स्कूल नहीं गए, ये 13 साल नहीं गए, ये 8 साल नहीं गए, ये तो नहीं गए, तो उसको तो आप काउंट कर नहीं रहे हो। तो आप आइसलैंड को बोल दोगे कि भाई वो नंबर 1 है, क्यों? क्योंकि वहां के बच्चे रोबोट की तरह 20 साल तक स्कूल में जाते हैं। यहाँ पे भाई लोग साधना करते हैं 20-20 साल, वो उस परम तत्व का जो भी ज्ञान है उसको अर्जित करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ के लोग भाई HDI में बहुत पीछे हैं, वहाँ के बहुत ऊपर है। तो आप इससे भी देख सकते हो। ऐसे ही पैसा, अब पैसा भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास तो नहीं है पैसा, जो डेवलप वर्ल्ड है उसके पास पैसा है। तो जहाँ पैसा है आप बोलोगे कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, टू सम एक्सटेंट अच्छी हो सकती है, लेकिन नॉट नेसेसरली, हमेशा ऐसा नहीं होगा। भाई भूटान है, भूटान के पास तो पैसे भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे अच्छा पर्यावरण है, अच्छे लोग हैं, अच्छे से रहते हैं, वो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो उनका क्या करोगे आप? तो कुल मिला के ये सब खोखले एक तरह से दावे हैं, वादे हैं। आपने पर कैपिटा इनकम निकाल भी ली, तो भाई हमारे यहाँ अडानी की लाइफ बढ़िया है, हमारी लाइफ तो बिल्कुल गड्ढे में है ना। इधर जा रहा है अपना गर्द में जा रहे हैं हम, और ऊपर अडानी साहब ऊपर जा रहे हैं। तो आपने लेकिन हमें भी काउंट कर लिया है कि नहीं नहीं, आप भी बहुत बढ़िया लाइफ है आपकी,
आपने क्योंकि एवरेज लिया है ना, ऐसे ही एजुकेशन का। भाई हमें तो एजुकेशन स्टार्टिंग में अच्छी मिली ही नहीं, हमें तो 12th करने के बाद पता चला कि यार ये सब चीज़ होती भी है, पता भी नहीं था कि कंपटीशन, यूपीएससी, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, तो हमें तो नहीं पता था। तो हमारी एजुकेशन का क्या रहा। ऐसे ही हेल्थ का, हेल्थ पे तो हमने बात कर ही ली है, ठीक है। तो कुल मिला के ये देखने में अच्छा है, मेजरमेंट में आपको लगता होगा कि अच्छा है, लेकिन आप इन कंक्लूजन निकाल के देखो क्या ही अच्छा है। भाई बांग्लादेश, यहाँ पे तख्ता पलट हो रखा है, बिल्कुल बेकार हालत है इनकी, माइग्रेट करके इंडिया में आ रहे हैं। अब आप मज़ेदार चीज़ समझो, इंडिया है, इंडिया की रैंकिंग 130 है, ठीक, और ये बांग्लादेश है, इसकी रैंकिंग भी 130 है। यार इंडिया से तो कोई बांग्लादेश नहीं जा रहा है, जबकि दोनों जगह सेम स्थिति है। बांग्लादेश से इंडिया आ रहे हैं ना, रोहिंग्या और ये जितने सारे हैं ये इधर से ही आ रहे हैं। तो जब इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया की इक्विवेलेंट है तो फिर इधर क्यों नहीं रुक रहे हो आप, ठीक। तो ये सारी बातें। अब ऐसे ही आप श्रीलंका देखो, श्रीलंका हमसे पैसे लेके जी रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट पे जिंदा है, क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, सारी चीज़ें खराब है, उसकी कंडीशन हमसे अच्छी है, लेकिन हमारी उससे भी खराब है। तो कुल मिला के आप इस रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, कभी क्रिटिसिज्म आ जाए तो खुद इसके सोच के कि 3 पॉइंट है, 3 को 2-2 पॉइंट में डिवाइड कर दो कि भाई हेल्थ के 2 क्रिटिसिज्म, इसके 2 इसके, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आइसलैंड, चाइना, बांग्लादेश ये यूज़ कर लेना, एक बढ़िया आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI। तो HDI के डिटर्मिनेंट्स आपको बताने हैं, तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि HDI कौन रिलीज करता है, UNDP, ये मेजर करता है क्या, जो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है। HDI के 3 पैरामीटर है, आपने 3 पैरामीटर लिख दिए, ठीक। इसका रेफरेंस लिखना है विद इंडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाई। इसमें से पूछा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों। तो एक ही चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि भाई एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। एक पैरामीटर आपको देखिए, अगर एजुकेशन मिल जाए, अच्छी एजुकेशन है, तो उससे आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके पास पैसे आ जाएंगे, और पैसे क्या है, ग्रोस नेशनल या पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ जाएगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब आपके HDI का पैरामीटर सही हो रहा है। ऐसे ही आपके पास पैसे हैं, आप अच्छा इंश्योरेंस लोगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो हेल्थ का जो इंडिकेटर है आपका वो भी सही हो जाएगा। तो हेल्थ भी अच्छी, एजुकेशन तो हो ही रही है, जॉब भी और ये सब, तो मीन्स एजुकेशन आप दे दो, यही ड्राइवर है इसके हिसाब से, और उसी को हमें पुश करना है। स्कीम लिख दो इसमें, सरकार ने राइट टू एजुकेशन 2009, ऐसे ही सर्व शिक्षा अभियान, हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी, वो आप 2-4 पॉलिसी आपने लिख दी, तो उसके बेस पे आप अपनी बात को स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक, लिख लोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके देखना। आइडिया मैं आपसे बोलता हूँ कि देखिए HDI कहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा उत्तराखंड में, तो आपने ड्रॉ किया, तो कहाँ पे स्वास्थ्य सर्विस अच्छी है, भाई जहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हैं आप इधर बोल सकते हो। एजुकेशन कहाँ पे है, चलिए एजुकेशन भी आपने यहाँ पे बोल दिया। ऐसे ही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या फिर जो पैसे हैं वो भी इधर ही हैं, तो यही रीजन होगा जहाँ पे HDI की रैंकिंग ज़्यादा होगी उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में। नहीं भी आता तभी भी इसको आपको ट्राई करना है। कल मैं फिर आपको बताऊंगा कि नहीं आता तब कैसे लिखना है, और जब अब आ गया है तो फिर कैसे लिखना है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सही लगा होगा। ऐसे ही हमें धीरे 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 इवोल्व करके पूरे पे इस पे कमांड रख लेनी है। आपको पता चला होगा कि यार प्लानिंग, आपको पता है प्लानिंग है, फीचर में आपको क्या लिखना है, पा 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 ऐसे करके। ऐसे ही आपको HDI में क्या है, HDI से ही निकाल दो। आपको याद करना पड़ा कुछ ऐसा है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज किया, 2 बार किया, एग्जाम से पहले 1 बार किया, बस HDI इधर से आपकी टेंशन। मैं आपसे बोल रहा हूँ जितना आप पढ़ते जाओगे, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उतना लोड आप पे बढ़ता नहीं जाएगा। होता क्या है, आपने हिस्ट्री पढ़ी तो थोड़ा सा लोड आया, फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ी तो फिर हिस्ट्री भूल गए, फिर से लोड आया, फिर तीसरा इकोनॉमी पढ़ी, तो वो एक ऐसे पूरा बंडल बनता रहता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने अभी जैसे इकोनॉमी पढ़ी तो आपको इकोनॉमी की टेंशन खत्म हो गई, आप रिलैक्स। पॉलिटी पढ़ोगे तो फिर पॉलिटी की टेंशन खत्म, हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री का खत्म, मीन्स आपका काम ईजी होता चला जाएगा। ये अब आप पढ़ते नहीं जा रहे हो, अब आपको भूलना भी नहीं है ये चीज़,
ठीक है, आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपकी चीज़ें ईजी होती चली जाएंगी, हल्का होता चला जाएगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसे लगी आप बता सकते हैं। थैंक यू।